नमस्कार दोस्तों, न्यू संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके सामने एक क्लास लेके आया हूँ जो कि सेल कोशिका के बारे में है। कोशिका सेल हमारी कोशिका क्लास है। इस क्लास में हम जो देखते हैं, इस टॉपिक से हमारे हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और हमारा जो बीएससी का पाठ्यक्रम है, बीएससी पाठ्यक्रम में सेकंड सेमेस्टर का थर्ड यूनिट में ये टॉपिक हमारा जो है वो जुड़ा हुआ है। इसको हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन की जो विधियां है, कोशिका को अलग अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? पूरी कोशिका की संरचनात्मक अध्ययन। संरचनात्मक अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का संरचनात्मक अध्ययन। संरचनात्मक अध्ययन जिसमें किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? कोशिका साइटोलॉजी कहलाता है। तथा हम एक पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो होता है उसमें हम कोशिका का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अध्ययन दोनों होते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। तो कोशिका के बारे में हम देखें तो सबसे पहले कोशिका शब्द जो था वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में दिया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी, किसके द्वारा? स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कॉर्क नामक कॉर्क को देखा और उसमें कुछ खाली स्थान थे जिसे कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क को देखा, इसको उसमें कुछ खाली स्थान थे जिसे उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दे दिया। अब कोशिका जो कॉर्क थी, कॉर्क में कोशिका जो कहा, ठीक है, कॉर्क में जो स्पेस था उस स्पेस को उन्होंने क्या कह दिया? कोशिका कह दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अपने स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा था। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं तो कोशिका का जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? ये देखते हैं हम। तो किसने देखा? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ। उसके पश्चात हम देखते हैं सेल के बारे में और अध्ययन करेंगे। सेल जो है जैसा आपको समझ में आया होगा, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? संरचनात्मक अध्ययन कोशिका का। कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। और कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द की खोज की, या कोशिका शब्द कोशिका की खोज भी किसने की? मान लेते रॉबर्ट हुक ने किया गया था। लिविंग सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने। हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो स्लीडन एंड शॉर्ट और चीजें हम पढ़ते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल, कोशिका के पिता जो कहा जाता है वो भी हमारे किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। इसी प्रकार एक प्रश्न और आता है हमारा, फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी, तो वो है हमारे ए के शर्मा। कौन है? ए के शर्मा। नाम से स्पष्ट है, ऐसे शब्द आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, विदेशी नहीं मिलेंगे।
ए के शर्मा जो है वो इंडियन नेम है, मतलब इंडियन सेल बायोलॉजी के जो पितामह है वो कौन है, ए के शर्मा है। और फादर ऑफ सेल बायोलॉजी है वो कौन है, रॉबर्ट हुक है। ये दो चीजें हम पढ़ते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारा शब्द आता है कोशिका सिद्धांत। क्या आता है, कोशिका सिद्धांत। ये चीज आपको समझना ही होगी। सबसे पहले कोशिका, कोशिका शब्द जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी कौन है, ए के शर्मा है। लिविंग सेल को सर्वप्रथम किसने देखा, एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा। और रॉबर्ट हुक ने किसमें देखा, तो कॉर्क में देखा। किसमें देखा, कोशिका को सर्वप्रथम कॉर्क में देखा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। हम इसके बाद देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे श्लीडेन एंड श्वाइन। क्या नाम था उनका, श्लीडेन एंड श्वाइन। श्लाइडन एवं श्वान। श्लाइडन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया, कोशिका सिद्धांत। कोशिका के लिए एक थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी को ही क्या कहा गया, कोशिका सिद्धांत। कोशिका के लिए कुछ बातें कही गई, उन बातों को उन्होंने क्या कहा, कोशिका सिद्धांत कहा। तो सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया, श्लीडेन एंड श्वान ने दिया। श्लीडेन एंड श्वान। अब ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है श्लीडेन, एक का है श्वान। एग्जाम में अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम सेकंड ग्रेड में यहाँ से प्रश्न बना है कि इसमें से एक जूलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे। एक वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता थे और एक जंतु विज्ञान के ज्ञाता थे। तो इनमें से कौन से जंतु विज्ञान के ज्ञाता है और कौन वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता है, ये प्रश्न अक्सर बनता है। और बच्चे को ये नाम याद भी रहते हैं श्लीडेन एंड श्वान, परंतु यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, श्वान आपने नाम सुना होगा। श्वान किसका नाम है, एक जानवर का नाम है। किसका नाम है, जानवर। तो ये कैसे थे, जूलॉजिस्ट। क्या थे, जूलॉजिस्ट। यानी कि ये जो थे वो कौन थे, जंतु विज्ञान के ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे, जंतु विज्ञान के ज्ञाता। और ये जो बचे एक हमारे स्लाइडर, वो क्या रहेंगे, वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता। तो प्राणी शास्त्र या जंतु विज्ञान के ज्ञाता कौन थे, श्वान। और स्लाइडन जो थे वो किसके ज्ञाता थे, वनस्पति विज्ञान। तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले जूलॉजिस्ट कौन थे, तो श्वान थे। और बॉटनिस्ट कौन थे, तो स्लाइडन थे। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके जैसे लैब असिस्टेंट है, पटवार है, उनमें यहाँ से प्रश्न आपके आने के चांस पूरे रहते हैं। अब इससे आगे हम बढ़े तो कोशिका सिद्धांत जो है उसका अपवाद कौन है, ये प्रश्न अपना अक्सर में बनता है। तो अपवाद जो है, एक्सेप्शन जो है कोशिका सिद्धांत का, वो है वायरस। कौन है, वायरस। क्योंकि वायरस जो होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग की संयोजक कड़ी। क्या है, संयोजित कड़ी है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य कड़ी जो है, योजक कड़ी जो है, वो कौन सी है, हमारी वायरस। एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल के मध्य की योजक कड़ी कौन सी है, तो वायरस। वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। अब कोशिका सिद्धांत के लिए एक और वैज्ञानिक की हम सुनते हैं, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक शब्द दिया था, होमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या शब्द दिया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका तात्पर्य क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा, तो रुडोल्फ विर्चो ने। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य यह होता है जो हमारी नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका या पूर्ववर्ती बोल सकते हैं हम, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये किसमें कहा गया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और ये शब्द किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। श्लीडेन एंड श्वान कोशिका सिद्धांत देने वाले थे। श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे और श्लीडेन जो थे वो कौन थे, बॉटनिस्ट थे। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, ये किसका अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का।
किसका अपवाद है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य की क्या है? योजक कड़ी है। रुडोल्फ विर्चो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, नई कोशिका का निर्माण पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये जो बातें हैं हमारी जो कही गई वो किस में कही गई है? सेल के बारे में कही गई है। और सेल की मेन जो बातें थी हमने यहाँ पे अध्ययन कर ली है। हम इससे आगे अगर बढ़ते हैं देखते हैं तो हमारी सेल जो होती है वो दो प्रकार से हम सेल को पढ़ते हैं। एक होती है प्रोकैरियोट कोशिका, एक होती है यूकैरियोट कोशिका। तो हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाओं में। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट या अंतर प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट, दो प्रकार की कोशिका होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोट कोशिका, एक होती है यूकैरियोट कोशिका। उनमें मुख्य डिफरेंट क्या है ये हमको देखना है। प्रोकैरियोट से हम समझते हैं प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। कैरियोट का अर्थ होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। प्रिमिटिव से हम क्या करते हैं? कैरियोट यानी न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव यानी क्या होता है? आदिम। क्या होता है? आदिम केंद्रक। यानी कि प्रोकैरियोट से हम क्या समझते हैं? ऐसा केंद्रक जिसमें क्या हो, जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा हो? पूर्ण विकसित हो। कैसा हो? पूर्ण विकसित हो। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। जिसमें आदिम हो यानी कि पुराना हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। पूर्ण विकसित नहीं है यानी कैसा है? आदिम। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव या प्रोकैरियोट बोलेंगे। अब यहाँ पे यूकैरियोट में यू का अर्थ होता है हमारा एडवांस। क्या होता है? एडवांस। और कैरियोट का अर्थ होता है वही न्यूक्लियस। तो हमारा एडवांस न्यूक्लियस जिसमें होता है वो यूकैरियोट कहलाता है। जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे केंद्रक जो होगा वो कैसा होगा? आदिम केंद्रक होगा। यहाँ पे केंद्रक जो होगा एडवांस यानी विकसित होगा। कैसा होगा? विकसित होगा। अब ये पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा। प्रोकैरियोट में जो केंद्रक जो होगा वो हमारा क्या होगा? पूर्ण यानी अल्प विकसित होगा या आदिम होगा। और जो हमारा यूकैरियोट होगा उसमें पूर्ण विकसित या विकसित होगा वो क्या होगा? केंद्रक होगा। इसके बाद हम आगे बढ़े, अगर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पहला अंतर तो हमारा क्या आ गया? जिसमें केंद्रक कैसा हो? अल्प विकसित हो। तो हम क्या लिखेंगे? केंद्रक अल्प विकसित। कैसा हो? अल्प विकसित या फिर आदिम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे केंद्रक क्या रहेगा? पूर्ण विकसित। कैसा रहेगा? पूर्ण विकसित। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़े, अगर केंद्रक अल्प विकसित होगा तो केंद्रक के अंदर क्या होती है? केंद्रक मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका तथा हिस्टोन प्रोटीन। क्या? केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका तथा हिस्टोन प्रोटीन, ये तीनों क्या रहेंगे? एब्सेंट। क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। यानी इसमें ये तीनों क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। परंतु जब केंद्रक पूर्ण विकसित होगा तो इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका तथा हिस्टोन तीनों क्या रहेंगे? प्रेजेंट। क्या रहेंगे? प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोट में आप समझते होंगे प्रोकैरियोट में क्या होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, केंद्रक अल्प विकसित यानी केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और हिस्टोन प्रोटीन जो होगा वो क्या होगा? अनुपस्थित होगा। और यहाँ पे केंद्रक झिल्ली जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होगा और इसमें ये सब चीजें क्या रहेंगी? उपस्थित रहेंगी। यहाँ पे कोशिका झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो होंगे वो भी क्या होंगे? अनुपस्थित। कोशिकांग यानी कैसे कोशिकांग? झिल्लीबद्ध। कैसे कोशिकांग? झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। यहाँ पे झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? उपस्थित। यानी कि अगर हम देखते हैं केंद्रक झिल्ली ही नहीं रहेगी तो
कोशिकांग के ऊपर भी झिल्ली नहीं रहेंगे, झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। यहाँ पे झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े अगर तो हम देखते हैं सबसे पहले हमने क्या देखा था, अभी यहाँ तक हमने देखा पहले केंद्रक अल्पविकसित, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, यहाँ पे कोशिकांग जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे एक मेसोसोम नामक संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मेसोसोम प्रेजेंट होगा, क्या होगा, मेसोसोम प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे मेसोसोम जो रहेगा वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अब मेसोसोम है क्या, तो ये डीएनए के समान ही एक संरचना है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही एक क्या है, संरचना, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक संरचना है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम। तो यूरोकैरियोट में मेसोसोम उपस्थित रहेगा, परंतु यहाँ पे अनुपस्थित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिकांग जो होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो उपस्थित होता है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कुछ मुख्य अंतर ये थे। इसमें इसके बाद यहाँ पे प्लाज्मिड जो होता है वो भी उपस्थित होता है, प्लाज्मिड उपस्थित। यहाँ पे प्लाज्मिड जो होता है वो अनुपस्थित। यहाँ पे प्लाज्मिड जो होगा वो क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। यहाँ पे राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होगा। और यहाँ पे 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। यहाँ पे 70S राइबोसोम, यहाँ पे 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम जो है वो उपस्थित रहेंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मुख्य अंतर समझ में आ गया होगी। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यहाँ पे एडवांस न्यूक्लियस होता है। केंद्रक अल्पविकसित यानी केंद्रक यहाँ पे पूर्ण विकसित होगा। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहेंगे। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और हिस्टोन प्रोटीन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित रहेंगे, यहाँ पर झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित रहेंगे, क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे मेसोसोम नामक संरचना पाई जाएगी, यहाँ पे मेसोसोम एब्सेंट रहेगा। मेसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक अंग है। यहाँ पे प्लाज्मिड उपस्थित रहेगा, यहाँ पे प्लाज्मिड अनुपस्थित होगा। अब प्लाज्मिड है क्या, तो ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। ये एग्जाम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जो होता है वो मैंने बता दिया, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सेकंड 2021 के एग्जाम में प्रश्न आया था। यहाँ पे राइबोसोम जो होता है 70S होता है, यहाँ पे 70S और 80S प्रकार का राइबोसोम जो होता है वो उपस्थित होता है। ये मुख्य प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाओं के मध्य हमने जो अंतर था वो आज पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा में हम वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे तथा कोशिका के बारे में पूर्ण जो अध्ययन है वो हम